नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के दिल्ली दौरे ने राजस्थान में सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट अब और तेज हो गई है। पीएम मोदी के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर सोमवार रात मुलाकात हुई और हाल ही में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद वसुंधरा राजे के दिल्ली दौरे ने सर्द मौसम में सियासत को गर्माहट दे दी है और राजस्थान में 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि संगठनात्मक चुनाव से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक बीजेपी में प्रदेश पार्टी अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा और पार्टी 20 जनवरी या उसके बाद नए अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। जेपी नड्डा जनवरी 2020 में पार्टी के अध्यक्ष हैं और 2023 में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के बाद बीजेपी पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्ति जनवरी तक हो जाएगी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी बीते कुछ दिनों से काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा के बीच सोमवार को वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई थी। राजे 20 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी, जो करीब 40 मिनट तक चली थी और पीएम मोदी वसुंधरा राजे की मुलाकात की तस्वीर राजस्थान की राजनीति में काफी चर्चा का विषय रही। एक बार फिर से उनका दिल्ली दौरा सुर्खियों में है। दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा के इसी दौरान दिल्ली दौरे और आगामी दिनों में होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि ऐसा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां और दायित्व मिल सकते हैं जो सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे दोनों के करीबी हैं। बताया जा रहा है कि इन मुलाकात में राजस्थान के सत्ता और संगठन के मामले पर चर्चा की गई और साथ ही प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार पर भी मंथन हुआ। भजनलाल सरकार का 1 साल पूरे होने और उपचुनाव में 7 में से 5 सीटों पर मिली बड़ी जीत के साए में मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है और राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं। भजनलाल सरकार में 24 मंत्री वर्तमान में मंत्रिपरिषद में हैं और 6 पद खाली है। नियम यह है कि कुल विधानसभा सदस्यों 200 अधिकतम 15% सदस्यों यानी कि 30 को ही मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये भी चर्चा है कि कुछ वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को राजनीतिक नियुक्ति के जरिए बोर्ड, निगम, आयोग और चेयरमैन बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। पिछली गहलोत सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन और समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान, राजस्थान स्टेट एग्र इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष रामेश्वर डूडी और पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था और इसी तर्ज पर मौजूदा सरकार में भी कुछ नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है। मंत्री पद के लिए पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ, अनीता बघेल और श्री चंदेल कृपलानी और पुष्पेंद्र सिंह राणावत का नाम लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। साथ ही विधायक जयदीप बयानी, आतुराम मेघवाल और हंसराज मीणा, रामविलास मीणा और गोवर्धन वर्मा का नाम भी चर्चा में है। प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। मौजूदा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को सीपी जोशी के बाद जुलाई 2024 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये जिम्मेदारी के बाद भी राठौड़ अभी तक सीपी जोशी की पुरानी टीम के साथ ही काम कर रहे हैं। उन्होंने टीम में कोई बदलाव नहीं लाया है, इसलिए माना जा रहा है कि प्रदेश संगठन में भी बदलाव हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव हारने वाले वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया जैसे वरिष्ठ नेताओं को बड़े दायित्व सौंपे जा सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि भजनलाल मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन नेताओं का भाग्य खुल सकता है और कौन कौन मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। 6 मंत्री पद खाली हैं मंत्रिपरिषद में और राजस्थान में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं। तो बीजेपी बड़े विस्तार के संकेत दे रही है। सीएम समेत मंत्रिपरिषद में फिलहाल 24 मंत्री हैं और मंत्री पद की दौड़ में कई ऐसे मजबूत दावेदार हैं जिनका नाम सुर्खियों में है। पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ, अनीता बघेल और इसके अलावा श्रीचंद कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत दौड़ में आगे हैं। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश कसेरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। शैलेश कौशिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अनूप ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं और एसपी मित्तल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं राजेश जी आपके साथ। राजेश जी, फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं इस मुलाकात के बाद, जब वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में मुलाकात होती है, उससे पहले
वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री के साथ भी एक लंबी बातचीत और मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में चर्चा है। समझने की कोशिश करेंगे क्या मायने नजर आ रहे हैं, विस्तार को लेकर कैसी सुगबुगाहट है। अब बिल्कुल शिवानी, देखिए, अभी इस अगर मौजूदा हम सरकार की बात करें तो 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है। तो एक बड़ा फैक्टर है, इस दौरान हमने देखे क्या बहुत तेजी से जो है राज्य सरकार ने अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए कुछ बड़े फैसले करने की कोशिश की, जी। जिसमें राजीव गांधी भी है, चाहे पीकेसी और ईआरसीपी जैसी बड़ी योजनाएं हैं, जिनको कि अभी आने वाले 4 सालों के अंदर ग्राउंड के अंदर लेकर आना है। तो ऐसी स्थिति में भी सरकार का एक शुरुआत है, भी एक बिल्कुल आप मान लीजिए एक जो पौधा है वो परिपक्व होने की दिशा की ओर बढ़ रहा है, और अगर उसको मजबूती से साथ यहाँ पर अगर सींचा नहीं गया, उसको मजबूती से उसकी जड़ों को अगर रोका नहीं गया और मजबूती के साथ, तो आगे बहुत सारे फैक्टर इस पे इफेक्ट करेंगे। जहां तक बात हम कर रहे हैं कि मंत्री परिषद में बदलाव की या राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में या संगठन में बदलाव की, तो निश्चित तौर पर पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास पूरा अवसर है। आने वाले 5 साल तक आपको यहाँ सरकार चलानी है, संगठन को आपको मजबूत करना है। मदन राठौड़ की जो एक टीम है उसको आप एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक ग्राउंड तैयार करके दे सकते हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी जो है उस रेस में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से वसुंधरा राजे की सक्रियता हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर, राष्ट्र और देश के अंदर के वो लगातार उन लोगों से बराबर संपर्क कर रही है जिनसे पिछले काफी टाइम से दूरियां बनी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें हैं जो हम शिवानी आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि क्या वसुंधरा राजे की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता हैं। राजस्थान के साथ साथ देश में कई ऐसे स्टेट है जहां पर उनको काफी महत्वपूर्ण, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंदर उनको बहुत महत्ता दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर वो सांसद रही हैं, मंत्री रही हैं, और भाजपा का एक लंबा अनुभव उनका रहा है पार्टी के अंदर, तो एक जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। साथ ही साथ उनको अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो प्रादेशिक तौर पर भी उसमें उनको शामिल किया सकता है कि राजस्थान सरकार को और मजबूत बनाने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्री पद खाली हैं, इनके अंदर भी अगर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे और उनके आसपास के जुड़े हुए समर्थकों को हम देखें तो आपने खुद ने नाम लिया है, चाहे वो पुष्पेंद्र सिंह राणावत हो, चाहे वो श्री चंद्र हो, चाहे वो बिलाड़ा के एमएलए अर्जुन गर्ग हो, ये सब वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं। यदि इनको मंत्री परिषद में जगह मिलती है तो ये मानकर चल सकते हैं कहीं ना कहीं वसुंधरा जी जो है उनको एक ताकत मिलेगी, और वो चाहती है, अगर संगठन और सत्ता दोनों चाहते हैं कि उनको राजस्थान के साथ साथ देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भागीदारी दी जाए, और यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भाजपा को इसका फायदा होगा, क्योंकि वो दोनों ही तरफ से बहुत महत्वपूर्ण नेता है। इसके अलावा अगर हम ये देखेंगे बार बार सवाल उठ रहे हैं क्या भजनलाल शर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि कुछ बड़े महत्वपूर्ण कामकाज है जो उनके जरिए सत्ता ने और बड़े केंद्रीय सरकार के संगठन के स्तर पर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराए जाने हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि वो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़े तो कहीं ना कहीं भाजपा को उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि दोनों ही टीम प्रोजेक्ट है और राजस्थान की ही नहीं देश की राजनीति को भी इफेक्ट करने वाले बड़े महत्वपूर्ण कामकाज है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। शैलेश जी से एक बार समझते हैं जो सुगबुगाहट हो रही है मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर, आपसे ये जानना चाहेंगे वसुंधरा राजे के खेमे से जो इस वक्त चर्चाएं हैं कि अगर उनके मंत्री यहाँ पर उनके करीबी आते हैं तो काफी बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है, किन चेहरों को मौका मिल सकता है? देखिए शिवानी जी, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री जी के अधीन है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। कौन आएगा, कैसे आएगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक स्वस्थ प्रक्रिया है, सभी लोगों से सहमति, सर्वसम्मति के आधार पर और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन के आधार पर, चाहे वो संगठन की जिम्मेदारी हो चाहे सत्ता की जिम्मेदारी हो, नए कार्यकर्ताओं का, पुराने नेताओं का, सबका मिश्रण अभी भी मंत्रिमंडल में है और जब भी रहेगा। नए कार्यकर्ता तैयार करके उनको जिम्मेदारी जाती है और पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव को नए कार्यकर्ताओं के साथ मिलाया जाता है। तो इसलिए ये मुख्यमंत्री जी का अधीन है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे और किन किन को लेंगे। लेकिन आज भी आप देखिए जिस तरीके से मंत्रिमंडल काम कर रहा है, जिस तरीके से 1 साल के अंदर राजस्थान की सरकार ने माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम किए हैं और जिनको जनता ने उपचुनाव में समर्थन दिया है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है कि 1 वर्ष के अंतर्गत कार्य करने के लिए भी अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो कामों को अंजाम दिया सकता है। केवल 3-4 साल तक इंतजार नहीं किया सकता कि अंतिम सालों में काम किया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपने विशेषाधिकार के अंतर्गत जब आवश्यक होगी, जब उन्हें समय उपयुक्त लगेगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और जो भी होगा समावेश होगा, सर्वसम्मति से होगा, सबके निर्णय के अनुसार होगा। बिल्कुल ठीक है। अनूप जी, आपसे
इस पर एक प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए, 1 साल का समय भजन लाल सरकार का पूरा हो चुका है, अभी भी 6 मंत्री पद खाली है और जिस तरीके से इस बार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आने वाले समय में भी जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, हर बात का ख्याल रखा जाएगा, हर चीज पर काम किया जा रहा है, तो इसका क्या असर देखने को मिल रहा है राजस्थान की जनता पर? शिवानी, राजस्थान की जनता को तो कुछ नहीं मिल रहा है। राजस्थान की जनता में तो चर्चे हैं कि मुख्यमंत्री पर्चे से हैं और ये डबल इंजन की रेल हो गई फेल। तो आप देखिए कि जिस तरह की बात कर रहे हैं कि विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी को है, शैलेश भाई कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को क्या विशेषाधिकार है? मुख्यमंत्री जी तो खुद ही पर्चे से निकल के बाहर आए। और आप देखिए कि 24 मंत्री इस राजस्थान की जनता को राहत नहीं दे पाई। ये 6 और बढ़ा लेंगे तो क्या होगा? आज भी प्रदेश के अंदर पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और अब देखिएगा विशेष रूप से किसान। मैं आपको उदाहरण भी देना चाहता हूं कि बूंदी में एक विषय था कि 1.5 लाख बोरी धान की आवक रोज हो रही है और 1500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ईरान में होता था, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहां एमएसपी जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कोई कांटे लगे हुए नहीं, कोई जनता में खरीद नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं ये सारी राहत मिलनी चाहिए। हम बात कर लें, अभी जोर जोर से डंका बजाते ईआरसीपी का। ईआरसीपी में नोनेरा बांध जो पीपलदा विधानसभा के अंतर्गत आता है कोटा जिले में, तो आप देखिए कि वो भी जो है राजस्थान की सरकार ने 10-12 हजार करोड़ रुपए जो दिए, उससे उसका काम कंप्लीट हो चुका है। और अगर इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो कांग्रेस के शासन काल में ही ईआरसीपी की योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा ये दे देते। लेकिन आप देखिएगा कि सिर्फ इन्होंने देखा, द्वेषतापूर्ण कार्यवाही हुई कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए ईआरसीपी में कोई पैसा नहीं दिया जाए। प्रधानमंत्री जी अभी जयपुर में आके गए, लेकिन इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा अभी भी नहीं दिया गया। तो ये तमाम बातें, और राजस्थान की जनता सबसे बड़ी बात ये देख रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान हो तो सांवरिया सेठ मंदिर परिसर में चित्तौड़ में कहा था कि जो ये राजस्थान सरकार की योजना चल रही है, चाहे चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई योजना हो, महिलाओं के लिए योजना हो, किसान के लिए योजना हो, बेरोजगार के लिए योजना हो, इन सब योजनाओं को हम इन गारंटियों को और मजबूत गारंटी के साथ इस प्रदेश की जनता को देंगे। तो आप देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर चिरंजीवी योजना एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जो समर्थ लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजस्थान प्रदेश के अस्पतालों की तस्वीर आप राजस्थान के अखबारों में रोज सुर्खियों में देख सकते हैं कि अब चिरंजीवी में 25 लाख रुपए का जो इलाज मिलता था, वर्तमान हालात ये है कि आयुष्मान के अंदर 5 लाख रुपए का इलाज नहीं मिल पा रहा। उस गरीब के दर्द को कौन देखेगा? ये लच्छेदार हम बातें कर दें कि प्रदेश में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आंकड़े सहित शैलेश भाई अब बात कर लें तो मैं कहना चाहता हूं, मुझे बताइए कितने लोगों को चिरंजीवी में आप देखिएगा कि इलाज मिला। और आयुष्मान में आप देखिएगा कि अभी केक के आंकड़े बता रहे थे कि फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए। तो अब ये सारे हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है? और प्रदेश के अंदर महिला अत्याचार के मामले से आप, एक मामला था वो अनीता के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। महिला अत्याचार बढ़ा, क्राइम बढ़ा, अपराध के मुद्दे पे आपने बात की, अपराध बढ़ा, किस पे रोकथाम हो पाई? तो इन सब बातों को, आज गरीब के लिए रोजी रोटी का प्रश्न बड़ा है, रोजगार की बात महत्वपूर्ण है, लेकिन सारे विषय गौण हैं। और हम ये कह देंगे 6 मंत्री और बना देंगे तो 24 मंत्रियों ने इस प्रदेश की जनता को क्या दे दिया? ठीक है, देश की जनता ने आपके खाते में ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसका जवाब हम शैलेश जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा मित्तल साहब आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी 1 साल का कार्यकाल भजन लाल सरकार का पूरा हुआ है, ऐसे में तमाम योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को देने का वादा किया जा रहा है, कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश भी की गई है। और ये जो 6 मंत्री पद खाली हैं, इसे भरने के बाद क्या कुछ और यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है, ताकि जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाए जा रहे हैं उनका लाभ जनता को मिल पाए? देखिए शिवानी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम है, भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद में डबल इंजन की ताकत से राजस्थान का विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय। एआरसीपी का मामला अटकल था, हमने देखा कि वो भी क्या नाम से पूरा हुआ है। जो जमुना से पानी आने वाला था उस पर भी क्या नाम से समझौता हुआ है। तो जो पानी के मामले में मुझे लगता है कि एक बड़ा क्या नाम से काम हुआ है।
और अभी क्योंकि अभी 4 साल बाकी और है, तो हमें देखना होगा अभी 35 लाख करोड़ का निवेश भी हुआ है, उसमें भी क्या नाम से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि क्या नाम से 1 साल बाद अपनी प्रगति रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मुझे लगता है कि जब क्या नाम से किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 4 साल अभी शेष हो, तो फिर क्या नाम से हमें इंतजार किया जाना चाहिए। जहां तक आपने देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि साल भर पहले जो क्या नाम से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसमें जो 15 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, 4 जो है वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने थे, और 5 जो है वो राज्य मंत्री बने थे। तो ऐसी स्थिति में जैसा भी आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि क्या नाम 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अब की बार जो विस्तार होगा उसमें 6 मंत्रियों में सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी जाएगी वो महिला विधायकों को दी जाएगी, महिला मंत्रियों को दी जाएगी। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि 24 में से क्या नाम से मात्र 2 महिलाएं, एक क्या नाम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है दिया कुमारी, और एक जो मंजू मेघवाल, ये 2 क्या नाम से मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से कम 2 महिला मंत्रियों को और बनाया जाएगा। और हम पहले यदि महिला मंत्रियों के संभावित महिला मंत्रियों की बात करें, तो उसमें एक दीप्ति किरण माहेश्वरी का नाम है, और दूसरा जो है अनीता बघेल का नाम है। मुझे लगता है कि इनमें से किसी 1 या 2 का जरूर चयन होगा। इसके बाद में हम देखें तो एक सिद्धि कुमारी जो बीकानेर से आती है, और एक शोभा चौहान जो सोजत से आती हैं, उनके भी नाम क्या नाम से इसमें संभावना बन सकती है। तो ये तो रहा महिलाओं का, लेकिन मुझे लगता है कि पुरुषों के अंदर भी यदि हम देखें विधायकों में, तो एक इसकी देखिए लंबी लिस्ट है। क्या शिवानी, जो राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, दिखता है जो होता नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या नाम से वसुंधरा राजे के नाम से 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी से मिली तो उस पर कोई मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई, या क्या नाम से कल रात को जो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी की जो बात हुई, उसमें यह अंदाजा लगाया जा सके कि क्या मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कोई बात हुई है। ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अभी जनवरी में संगठन का जो चुनाव होगा उसमें, और उसके बाद जो फरवरी में जो बजट होगा, बजट सत्र होगा, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि संभावना बनती है कि मंत्रिमंडल के विस्तार की बात होगी। लेकिन फिर भी चूंकि आपने जो सवाल पूछा है उसमें बहुत सारे नाम है, चाहे वो कलीचरण सर्राफ का हो, चाहे वो प्रताप सिंह जी का हो, चाहे वो देवी सिंह भाटी का हो, चाहे राजेंद्र गुर्जर का हो, जगत सिंह जी का हो, कई का हो। लेकिन इसके साथ ही शिवानी, मैं एक बात आपके यहाँ बहुत आपके दर्शकों को महत्वपूर्ण रूप से बताता हूँ कि जो अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, देखिए जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ना, तो कुछ संगठन का भी होगा और संगठन में पदाधिकारी भी आएंगे। तो अभी ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके पास दोहरे पद हैं। जैसे हम सीआर चौधरी को देखते हैं, तो सीआर चौधरी प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष भी है और किसान आयोग के अध्यक्ष भी है, जिनके पास मंत्री पद का दर्जा है। ऐसे हम क्या नाम से ओम प्रकाश बराना को देखते हैं, तो वो क्या नाम से महामंत्री भी है, और उसके साथ ही क्या नाम से वो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भी, जिनके पास मंत्री पद का दर्जा है। हम यदि क्या नाम से जितेंद्र गोटवाल को देखें, तो वो महामंत्री भी और विधायक भी हैं। हम भागीरथ चौधरी जो केंद्रीय मंत्री, उनको देखें तो वो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी और केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो जिनके पास दोहरा पद है, दोहरे क्या नाम से दायित्व है, मुझे लगता है उनमें भी क्या नाम से शक्ति होगी, और कुछ नेताओं को प्रदेश संगठन में भी एडजस्ट किया जाए। ठीक है। अनूप जी के अब सवाल का जवाब लेते हैं शैलेश जी आपसे। उनका ये कहना है कि जो तमाम योजनाएं सरकार की ओर से जारी की गई हैं, लेकिन उसका लाभ तो नहीं मिल पा रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, रोजगार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या 1 साल के अंदर काम किया गया है, और विस्तार से क्या कुछ फायदा हो सकता है राजस्थान की जनता को और इन तमाम समस्याओं का? शिवानी जी, आपके तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को कह चुके हैं कि राजस्थान की सरकार ने 1 साल में जो काम किया है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। आप देखिए, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से पहले वर्ष में इतना बड़ी व्यापक ग्लोबल समिट करना, और उसमें इस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम तरीके के निवेशकों को आना, और कल परसों आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक ली और तमाम कलेक्टरों को अधिकृत कर दिया कि जो भी एमओयू है उनको धरातल पर लाने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि इसके माध्यम से न केवल उद्योग बल्कि राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिस चिरंजीवी योजना की बात कर रहे थे माननीय अनूप जी, हमारे साथी प्रवक्ता, उस चिरंजीवी योजना में जो 25 लाख का ढिंडोरा फूटते हैं, मैं पूछता हूँ 25 लाख के आप मुझे 15 नाम, इनको कहता हूं मुझे ऑफ द लाइन भेज दें जिनको 25 लाख का लाभ मिला हो। राजस्थान में इनकी सरकार किस तरीके से चिकित्सा विभाग को किया था, इस तरीके से ध्यान होगा कि माननीय मुख्यमंत्री के जले में जोधपुर में और तरोई में किस तरीके से चूहों में पैर कुतरे थे सिकलोसिस मरीज के, तो इनको ध्यान नहीं होगा शायद। दूसरी बात करते हैं कि ऊर्जा सेक्टर में ऐतिहासिक काम, ऊर्जा सेक्टर में जिस तरीके से हाइब्रिड मॉडल पर काम किया जा रहा है, जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को 31,825 मेगावाट के 2,24,000 करोड़ के एमओयू किए हैं, और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ऊर्जा मंत्री को साथ लेकर दिल्ली में तमाम राष्ट्रीय जो एजेंसियां होती है ऊर्जा के संबंधी
मुख्यमंत्रियों के साथ किए। अगर हम पानी के क्षेत्र में बात करें, जिस तरह एसपी से मित्तल साहब कह रहे थे, चाहे वो ईआरसीपी हो, चाहे वो चंबल समझौते हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस ईआरसीपी के जो कह रहे थे कि कांग्रेस के समय काम नहीं हुआ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शुरुआत में तो आपके कमलनाथ और अशोक गहलोत दोनों मुख्यमंत्री थे, क्या एक बार भी सकारात्मक प्रयास किए दोनों मुख्यमंत्रियों ने? अरे हमारे मुख्यमंत्री जी के देखिए कि उन्होंने मोहन यादव जी यहाँ आए और दोनों एक हवाई जहाज में गए और दिल्ली जाकर समझौते को माननीय मंत्री महोदय के समक्ष करके आए, क्योंकि राजस्थान की जनता का एक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के मंशा है और मंशा जिस वायदे के साथ हम पूरा करके आए उस वायदे को धरातल पर लाते 50% से वायदे पूरे कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और उपचुनाव में जनता ने इनको जवाब दे दिया। हम ये घिसे पिटे आरोपों को लगाते हैं, लेकिन लगातार आज देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, भजन लाल जी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस तरीके से आगे बढ़ रही है और राजस्थान की जनता के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। ठीक है राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मित्तल साहब ने कुछ नाम बताए जो कि अभी रेस पे चल रहे हैं, इन्हें मौका मिल सकता है मंत्रिपरिषद में, लेकिन फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे, एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास भी होगी इसमें महिलाओं को जगह देना मंत्रिमंडल में, चूंकि महिलाओं की संख्या कम है, और साथ ही युवा चेहरा भी सामने लाना और जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखना। ऐसे में क्या समझा जाए, कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है इन 6 मंत्री पद को भरने के लिए? बिल्कुल शिवानी, देखिए अभी 1 साल सरकार को हुआ, यदि सरकार इतना अच्छी तरह से आकलन करें तो उनको 1 साल अपने इन सभी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हो, जिसमें इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री भी शामिल है, दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल है, इनको कोशिश करना चाहिए कि 1 साल में इनके डिपार्टमेंट में क्या काम किया, जनता के कसौटी पर कितने खरे उतरे। यदि ये इसके रिपोर्ट कार्ड भी यदि 1 साल की प्रस्तुत करें तो उससे सारी चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि कितने लोग एक्टिव रहे, कितने लोग पर्दे के पीछे रहे और कितने लोग पर्दे के सामने रहे। इसी के आधार पर जो सारी कसरत होगी, एक्सरसाइज होगी, और उसी के आधार पर बदलाव हम मंत्री परिषद के अंदर देखेंगे। कितना विधायक कितना एक्टिव रहा, उसने अपने क्षेत्र की समस्याओं को कितना उठाया, ग्राउंड पर कितना वो काम कर पाया, क्योंकि अभी हमने 1 साल के अंदर जो कुछ भी देखा है शिवानी, वो बड़ा बहुत कुछ हुआ है। मतलब उसकी हवा इतनी बनी है और उसको इस कदर ऊंचाई तक ले जाकर दिखाया गया है, लेकिन वो ग्राउंड पर कितना खरा उतरेगा, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना मजबूत होगा, इस पर सबकी नजर रही। क्योंकि 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, यदि इसमें से 50% भी राजस्थान के अंदर आता है तो हम मानिए लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब समृद्धि होगी, स्टेट डेवलप करेगा, उसकी इकोनॉमी अगर लगभग 2 गुनी हो जाएगी। इसके अलावा 21 जिलों को पीने का पानी मिलने लगेगा, सिंचाई के लिए। तो यानी जो 4 वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भजन लाल बताते हैं कि किसान, गरीब, युवा और महिला, वो चारों ही इन सारी योजनाओं से टारगेट के अंदर परिपूर्ण नजर आते हैं। तो सबकी नजर ये है कि किसने क्या काम किया, उसका एक रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए, और ये सब आने वाले 4 साल में क्या करेंगे और किस डेडलाइन के साथ काम करेंगे उसको सामने रखेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस अपेक्षा के साथ राजस्थान की सरकार आई है और जनता ने बड़ा बदलाव किया है, वो ग्राउंड पर उसके परिणाम नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। मित्तल सर, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक और बड़ी चुनौती की मनभेद और मतभेद आपसी मटाकर तब इसका विस्तार करना मंत्रिमंडल का एक और बड़ी चुनौती हो सकती है। इसके अलावा भी और क्या सामने समस्याएं भारतीय जनता पार्टी के सामने आ सकती हैं? देखिए शिवानी, मेरा ये मानना है कि क्या नाम से जिस तरीके से हमने देखा, देखिए पहले जब भजन लाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले के जब दिसंबर की बात करें चुनाव की जब हुए, तो आपको ध्यान हो तो वसुंधरा राजे के घर पर 40 भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक पहुंच गए थे, जबकि शपथ भी नहीं ली गई थी। और तब ये माना गया कि वसुंधरा राजे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं और उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। उससे पहले भी कांग्रेस के साथ भी 5 साल तक अपना शक्ति प्रदर्शन करती रही। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो परिवर्तन देखा है उसमें अब ऐसा नहीं है। और राजस्थान के अंदर क्या नाम से, अब ये हम नहीं कह सकते कि वसुंधरा राजे का कोई गुट है। जो भी कुछ है वो अब क्या नाम से भजन लाल शर्मा के नेतृत्व के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी चलेगी। और जहां तक क्या नाम से मदन राठौड़ का सवाल है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो संरक्षण है, जो उनका आशीर्वाद है, वो क्या नाम से मदन राठौड़ को, भजन लाल शर्मा को मिला है। तो जो तालमेल होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व और क्या नाम से भजन लाल शर्मा इनके बीच में होगा। जहां तक देखिए केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका के बारे में, चाहे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में
मौजूदा समय में राजनीतिक दृष्टि से बहुत मजबूत स्थिति में, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे भागीरथ चौधरी हो, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हो, ये सारे के सारे केंद्र के अंदर बहुत शक्तिशाली मंत्री है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, वो भी क्या नाम से राजस्थान में। तो राजस्थान में मुझे राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत स्थिति लगती है। लेकिन ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा समय में कोई गुटबाजी है, तो शायद गुटबाजी नहीं है, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे लगातार सकारात्मक रवैया निभा रही है। और हाल ही में जो 20 दिसंबर को उनकी आधा घंटे तक 1-to-1 प्रधानमंत्री से मीटिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि लंबे से बाद ऐसा मौका आया है जब क्या नाम से वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री से 1-to-1 मुलाकात हुई है। तो जो वसुंधरा राजे का रुख है वो भी बहुत सकारात्मक है। तो ऐसा नहीं लगता कि अब कोई गुटबाजी या भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ